400 पार का नारा सिर्फ इनका एक ही एजेंडे को लेके है कि संविधान को बदलना है। मधु मिश्रा का जो स्टेटमेंट था कि ये जो जूते साफ करने वाले थे, जो हमारे जूते साफ करते थे, हमारे सर पे आ गए संविधान की वजह से। तो इनको लगता है कि हमारे बराबर कैसे आ गए। मधु मिश्रा जी, ये संविधान बदल गया तो आपको भी फिर दोबारा से अपने मरे हुए पति के साथ ही सती कर देंगे, जबरदस्ती जिंदा जला देंगे आपको। और बहन जी ने दो और बड़ी बातें बोली हैं। जैसे ही हम उसमें सत्ता में आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इतना बड़ा व्यापक इलाका उसको नया राज्य बनाएंगे। जो चाइना हमारी जमीन को घेर रहा है, लगातार हमारा अंदर घुस रहा है और उसने हमारे बहुत सारे गांवों के नाम बदल दिए हैं और सरकार उसमें बात नहीं कर रही है। तो बहन जी ने आज जो चाइना का मुद्दा भी आज रेज किया है मुरादाबाद में। जो बहन जी ने पार्क बनाए थे, अम्बेडकर पार्क या जो दलित स्मारक बनाए थे, उससे तो करोड़ों रुपए का डेली का राजस्व यूपी सरकार को मिल रहा है। तुम्हारे राम मंदिर से तो हमें वो भी नहीं मिलेगा, टैक्स भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, मात्र कुछ ही समय बचा है। तमाम पार्टियां जो हैं वो लगातार अपने वोट साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सोचिए ऐसे में बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि 400 पार की सीट हमको जिताइए और हम संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तो आरएसएस बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि ये जब से भारत देश में संविधान लागू हुआ तभी से ये इसको बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं। और संविधान जब लागू हुआ था तो यही लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे सबसे ज्यादा। और आज भी अब देखिए कि 400 पार का नारा सिर्फ इनका एक ही एजेंडे को लेके है कि संविधान को बदलना है। और ये पहले वो अनंत हेगड़े बोल दिए, बीजेपी के जो सांसद थे, अब मधु मिश्रा ने बोला अलीगढ़ में, और इन्होंने बोल दिया अरुण गोविल। और ये अरुण गोविल तो अपने आप को सचमुच का ही राम समझ बैठे हैं। चुनाव अभी एक साल पहले जो सुदर्शन चैनल का मालिक है उसने भी शपथ दिलवाई थी गोविंदपुरी में कि भाई हम संविधान बदलेंगे। तो भारत का संविधान इनको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि भारत के संविधान में बराबरी है, न्याय है, समानता है और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और बंधुता, एक अखंड भारत का सपना है जिसमें कि तमाम वर्गों को इक्वल राइट दिए गए। तो इसमें जो वो कमजोर पक्ष है, चाहे महिलाएं हो, चाहे अछूत हो, चाहे वो शूद्र हो, ये जो वर्कर हो, उनको जो इक्वल राइट है, बराबरी का जो अधिकार है, उससे इनको तकलीफ है। क्योंकि उसका मधु मिश्रा का जो स्टेटमेंट था कि ये जो जूते साफ करने वाले थे, जो हमारे जूते साफ करते थे, हमारे सर पे आ गए संविधान की वजह से। तो इनको लगता है कि हमारे बराबर कैसे आ गए, ये भी आईएएस आईपीएस क्यों बन रहे हैं। इस संविधान ने जो शक्ति दी है इन कमजोर वर्गों को, महिलाओं को, ये आज ये क्यों फौज में भी जा रही हैं, ये क्यों तमाम उसमें जा रहे हैं, SC ST की महिलाएं हो, चाहे जनरल महिलाएं हो, ये सब आगे बढ़ रही हैं। और मधु मिश्रा जी को समझना चाहिए, मधु मिश्रा जी, ये संविधान बदल गया तो आपको भी फिर दोबारा से अपने मरे हुए पति के साथ ही सती कर देंगे, जबरदस्ती जिंदा जला देंगे आपको, फिर दोबारा से घर का चूल्हा चौका करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत के संविधान ने जो सबको इक्वल राइट दिए हैं वो इनको तकलीफ देते हैं। अब ये महिलाएं जो गुलाम थी, अब इनको लग रहा हम ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, वैश्य बन गए। आप महिलाएं हैं, संविधान को आपको बचाना आपकी ड्यूटी है। जी, कल 14 अप्रैल थी, बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने सिर्फ उन गंभीर मुद्दों पर बात की, इधर उधर की बात ना कर। वहीं बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुछ भी नहीं था। क्या कहेंगे इन सब चीजों पर? देखिए, उनमें था ना, उनको मुफ्त राशन 5 साल और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, मुफ्त राशन देंगे। और इसी तरह की उठपटाख बातें थी जिसका कि इस देश के SC ST से, बहुजनों से, वर्किंग क्लास से, महिलाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। सिर्फ उनको भिखारी रखना है, उनको अनपढ़ रखना है, अशिक्षित रखना है, और जिससे कि वो उनके गुलाम बने रहे और वो उनकी सत्ता जो रामराज की परिकल्पना है कि चंद लोग ताकतवर रहे और बाकी सब उसमें जो डिवाइडेशन है सोसाइटी में, जो उसके आधार पे वो रहे, वही ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला जो यहाँ पर है वर्ण व्यवस्था को लागू कर देंगे। तो और दूसरी तरफ जहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार, मैं उनकी पूना में जो उन्होंने नागपुर में जो उन्होंने रैली उन्होंने की, उन्होंने इतनी बढ़िया बात बोली। पहली बार उन्होंने मतलब किसी विपक्षी नेता ने बोला कि हम ये जो नीतियां हैं 1992 से चली आ रही हैं, आर्थिक नीतियां, हम उनको बदलेंगे। क्योंकि बहन जी को पता है कि जब तक वो नीतियां नहीं बदली जाएंगी, राहुल गांधी जितने भी डींगे हाँक ले कि हम SC ST का उद्धार करेंगे या हम वो करवाएंगे, जनसंख्या काउंट करवाएंगे, उसमें जातिगत वो करेंगे, जब तक आप नीतियां नहीं बदलोगे जिससे देश बिका है, जिससे रिजर्वेशन खत्म हुआ है, जिससे कि इस देश का जो आर्थिक ढांचा है वो बर्बाद हुआ है, जब तक
तक आप उसको खत्म नहीं करोगे, नई आर्थिक नीतियां नहीं लाओगे, जब तक किसी भी हालत में देश में SC/STs को, वर्किंग क्लास को, कमजोरों को, उनको वो अपना सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिल सकता। इसीलिए बहन जी ने उठाया कि हम नीतियां बदलेंगे, जो नीतियां कांग्रेस लेके आई थी, आर्थिक नीतियां, और उससे परमानेंट नौकरियां निकलेंगी, उससे देश मजबूत होगा, जो धन है हमारे खजाने में आएगा, और उससे और नीतियां बनेंगी। और बहन जी ने दो और बड़ी बातें बोली हैं। एक उन्होंने बात बोली है कि भाई हम जैसे ही हम उसमें सत्ता में आएंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इतना बड़ा व्यापक इलाका है उसको नया राज्य बनाएंगे, एक राज्य अलग बनाएंगे, जिससे कि उनका हाई कोर्ट उनका अपना हो, जिससे कि उनका अपना कलेक्ट्रेट हो, अपना तमाम डिस्ट्रिक्ट बने, अपने उनका प्रशासन उनके बहुत करीब आए, जिससे कि उनका विकास और उसमें एक वो और अलग सरकार बने जो कि अपने इलाके का, अपने उस इलाके का विकास करे। और आज मुझे खबर मिली है, बहन जी वहां मुरादाबाद में बोल रही हैं, और आज मुझे खबर मिली है वहां से पत्रकारों ने मुझे फोन कहा कि बहन जी ने आज वो मुद्दा उठा लिया है चाइना का, जो चाइना हमारी जमीन को घेर रहा है, लगातार हमारा अंदर घुस रहा है, और उसने हमारे बहुत सारे गांवों के नाम बदल दिए हैं, हॉस्पिटल बना दिए हैं, वहां पर बस्तियां बसा दी हैं, और सरकार उसमें बात नहीं कर रही है। तो बहन जी ने आज चाइना का मुद्दा भी आज रेज किया है मुरादाबाद में। तो ये बड़े मुद्दे जो कोई नहीं उठा रहा है, यहाँ तक कि, और तीसरा जो आकाश आनंद जी ने दूसरी तरफ जो एजुकेशन का, बेरोजगारी का और जो मुद्दा उठाया, और साथ में जो उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर का हमने स्वागत किया और बाबरी मस्जिद भी बनेगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। ये बात उन्होंने बहुत ही बढ़िया की, जो उनकी समझदारी को और उनकी जो सामाजिक बारीकियों को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहन जी जो है पूरे फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनका जो नागपुर का जो ऐतिहासिक भाषण था, उन्होंने साफ शब्दों में कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा, केंद्र सरकार को भी घेरा। उन्होंने हर वो शब्द बोला जो सरकार से जनता को करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि टीवी अखबार लगातार उनकी नेगेटिव खबरें चलाने के लिए उन खबरों को आगे कर रहा है। आप देखेंगे नगीना में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ, विकास पर बात हुई, डेवलप पर बात हुई, आकाश आनंद की उन चीजों को चलाया जाता है टीवी अखबार में, जो कि ये दर्शाते हैं कि उन्होंने किसी के लिए आपत्तिजनक बोल दिया, किसी को ये कह दिया। टीवी अखबार के लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इनको जो गोदी मीडिया और जो अंधभक्त थे इनके कांग्रेस बीजेपी के, जो लगातार बहन जी को बदनाम कर रहे थे, बी टीम वगैरह बताते थे, तो क्योंकि जो 2012 के बाद जो इस देश के अंदर जो हिंदूवाद का जो हमला हुआ, तो बहन जी उसको बहुत साइलेंटली उसको काउंटर कर रही थी और पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो जो बहन जी के खिलाफ कुप्रचार था, उस प्रचार को वो धीरे धीरे अपने, क्योंकि अकेली थी और वो उसको काउंटर करते हुए पार्टी को बचाते हुए लेकर के आ रही थी। तो लोगों ने ऐसा सोचा कि बहन जी की चुप्पी को उन्होंने सोच लिया कि शायद ये बीजेपी की बी टीम या बीजेपी के डर के या किसी CBI ED से डर के वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहन जी उस रणनीति पे काम कर रही थी कि एक उत्तराधिकारी एक मिले पार्टी को, जिससे कि बहन जी फिर फुल फॉर्म में आए। और बहन जी ने जैसे ही 2022 में अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद के रूप में तैयार करके जब दिया समाज को, तो बहन जी और आकाश आनंद आज दोनों हमारे नेता, दोनों बहुजन नेता फुल फॉर्म में है। और ये भौचक के रह गए टीवी मीडिया, ये तमाम गोदी मीडिया और अंधभक्त, इनके दिमाग में समझ नहीं आ रहा कि अचानक से बहन जी ने एकदम से सामने आकर के इस बीजेपी को, RSS को, कांग्रेस को, सारी विपक्षी पार्टियों को और पक्ष की पार्टियों को, उनकी गलत नीतियों को पूरी तरह से धो दिया है। और कल तो उन्हें आकाश आनंद ने बोला मथुरा में कि भाई हमें गुजरात मॉडल समझ नहीं आता, इतना भारी हमला बीजेपी के ऊपर, तो उनके मुंह पर ताले लग गए हैं। और मैं तो कह रहा हूं उनके ऊपर टांके लगा दिए किसी डॉक्टर ने उनके मुंह पे, जो बहन जी को और आकाश आनंद को और पार्टी को, BSP को बी टीम कहते थे बीजेपी की। और आज सबसे बड़े हमले बहन जी कर रही हैं, आकाश आनंद कर रहे हैं। आज उसकी कांग्रेस की हिम्मत नहीं है उन मुद्दों को उठाने की, चाइना के मुद्दों को, आर्थिक नीति के सवाल को, या उसको एजुकेशन के सवाल को, इनको उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आकाश आनंद फुल फॉर्म में बोल रहे हैं, बहन जी फुल फॉर्म में बोल रही हैं। और आज की तारीख में जितनी भी रैलियां हो रही हैं, एक तरफ आकाश बोल रहे हैं, एक तरफ बहन जी बोल रही है, एक तरफ आकाश, लगातार वही दिख रहा है। लेकिन कुछ जनरल मीडिया ने अब उठाना शुरू किया है। आज तक में आकाश आनंद जी का इंटरव्यू चल रहा था, वो उन पार्कों को, स्मारकों को भी दिखाने की अब जरूरत समझ रहा है, जो बहन जी के लिए मीडिया ने गलत साबित कर दिए थे। जो कहते थे कि ये पैसों की दौलत की बेटी है, पैसों की बर्बादी है, आज उन्हीं पार्क को मीडिया दिखाने के लिए मजबूर हो गया। क्या मीडिया को भी समझ आ गया है कि 24 में BSP का जलवा चलने वाला है?
बिल्कुल, देखिए वो खबर मिल गई है और जो मैं 50 सीटें बोलता था 50 सीटें 70 की तरफ वो बढ़ गई हैं। कल इंटरनल वो सर्वे तमाम मीडिया ने कर लिया और बड़े पोलाइटली बड़ी इज्जत से अब तो पेश आ रहे हैं सारे चैनल और मीडिया। लगातार बोलता था कि ये बीजेपी को फायदा करेंगी, इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। अब वो मीडिया बहन जी के उस पे विश्लेषण करके अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और एनडीए दोनों की धज्जियां उड़ाएगी बीएसपी। इस तरह से अब हेडलाइन बन रही है। तो अब ये जो इसको पता चल गया मीडिया को कि बहन जी बहुत बड़ा क्लीन स्वीप करने जा रही है बीएसपी और बहन जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं या पावर में आ सकती हैं। तो अब वो बड़े तरीके से पेश आ रहे हैं और जो खंडरों उनकी बात है पार्कों की, उसमें जो मूर्तियां लगाने की, उसमें बड़े अच्छे से बोल रहे हैं। एक तो भारी लाखों का राजस्व उससे आता है, यूपी सरकार को राजस्व आ रहा है जिसको बर्बादी बताते थे पैसे की। और दूसरी बात ये, क्योंकि इन्होंने भी जो राम मंदिर बनाया तो उसमें भी तो पत्थर ही लगाए ना, उसमें करोड़ों अरबों लगाए, उसमें पत्थर ही लगाए ना। उसमें उससे क्या आने वाला है? जो बहन जी ने पार्क बनाए थे, अम्बेडकर पार्क या जो दलित स्मारक बनाए थे, उससे तो करोड़ों रुपए का डेली का राजस्व यूपी सरकार को मिल रहा है। तुम्हारे राम मंदिर से तो हमें वो भी नहीं मिलेगा, टैक्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स फ्री है वो भी। तो इसीलिए वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी हैसियत नहीं है कि अब वो अम्बेडकर पार्क या उनके विरुद्ध में बोल पाए, और इसीलिए बहन जी की थोड़ी बहुत चमचागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहन जी जब पावर में आएगी तो इनको पता है कि जब उत्तर प्रदेश में पावर आई थी तो बड़े बड़े जो डॉन माफिया गुंडे मवाली उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा छोड़ के भाग गए थे और बाकियों को बहन जी ने पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस दिया था। तो इनको पता है कि बहन जी कितनी सख्त प्रशासक हैं, और जब वो आएंगी तो ये जितने भी ये इन्होंने बहन जी का अपमान किया, बहन जी के विरुद्ध बोला है, इन सबको सबक सिखाएंगे और इन सबको जेल के अंदर जो खंडर है उनमें भेजना पड़ेगा। जी, एक सवाल है, आखिरी सवाल, की बहन जी के विरोध करने वाले लोग पार्टी की वजह से विरोध करते हैं कि जाति की वजह से? क्योंकि आप देखेंगे और भी बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन खासकर बहुजन समाज की महिला अगर किसी संवैधानिक पद पर है तो उनको ज्यादा बदनाम किया जाता है। नहीं, देखिए विचारधारा की बात है। इनको पता है कि ये समझ रहे हैं कि ये दो पार्टियां बना करके ये नेता ये ब्राह्मणवादी रहे और इनके हमारा जो SC/ST का बड़ा तबका है और OBC माइनॉरिटी, ये बहुजन जो है हमेशा इनके गुलाम रहे और ये रिजर्व सीटों पे लड़ते रहे और बस इनको जितना थोड़ा बहुत देते रहो, किसी को कुछ बना दिया कुछ, लेकिन मेन स्ट्रीम में वो रहे। BSP के आने से BSP की जो इसमें 1984 के बाद से जब लगातार वो शुरू हुआ तो इनको एक खतरा हो गया कि इस देश के अंदर 85% वो लोग जो सदियों से इनके गुलाम थे, जिनको ये पैदाइशी अपना ये गुलाम मानते थे और अपना उपभोग की चीजें मांगते थे कि हमारे नौकर हैं, हमें फ्री के गुलाम मिले, तो अब वो गुलाम सत्ता में ना आकर के बैठ जाएं, वो गुलाम डायरेक्ट सरकार ना चलाने लगे। इसलिए BSP को बदनाम करके उसको हमेशा रोकने की इनकी साजिश रहती है। तो इसीलिए उनके खिलाफ कभी BJP BSP B टीम है, कभी कुछ, कभी वो करप्शन की बात, कभी कोई ना कोई बात, तो इसलिए उसको डेमोरलाइज करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि चलो वो तो मनुवादी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में वो दलितों को सत्ता में आते हुए देखना नहीं चाहते, क्योंकि बहन जी अकेली नहीं बनेंगी। जब बहन जी सत्ता में आएंगी या BSP सत्ता पे आएगी तो ऊपर से नीचे तक जो सताए हुए पीड़ित लोग हैं उन्हीं की सरकार बनेगी, तो अपने हिसाब से करेंगे तो ये ब्राह्मणवाद धाराशाही होगा। तो इसलिए दुख इस बात का कि वो तो करेंगे इसके खिलाफ, लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वो जब उनके झांसे में फंस के, जिनकी ड्यूटी थी कि डिफेंड करना, अपने मिशन को डिफेंड करना, बचाना, अगर उसके खिलाफ कुप्रचार हो रहा है तो इनको अपनी बुद्धि खर्च करके उस कुप्रचार के विरुद्ध अपनी बात रखनी थी और उसके विरुद्ध काम करना था। ये उल्टे उस कुप्रचार में फंस के बहन जी के विरुद्ध, BSP के विरुद्ध हमारे पढ़े लिखे लोग वही उसके खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, आज हम भी कह रहे हैं हमारे बहुजन मूवमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो उन मनुवादियों से ज्यादा हमारे दलित SC/ST OBC के जो पढ़े लिखे, जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुजन बुद्धिजीवी कहते हैं, उन्होंने हमारे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जी, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे देश की आवाम से? 140 करोड़ जनता आपको देख रही है, BSP के समर्थक भी आपको देख रहे हैं, बहुजन समाज भी आपको देख रहे हैं। ये देखिए, मेरे पूरे देश के एक एक देशवासी से मेरी अपील है, उसमें
कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, क्योंकि बहन जी ने जिस तरीके से फार्मूला तैयार किया, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उन्होंने अपने टिकट किए हैं, उसमें हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म के लोगों को उन्होंने टिकट देके रिप्रेजेंटेशन दिया। टिकट मतलब रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सबको उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया और व्यापक रूप से दिया है। और BSP अकेली एक ऐसी पार्टी आज देश में है कि जो भारत के संविधान अनुसार तमाम भारतीयों को, एक एक भारतीयों को लेकर के चल रही है। और वही एक है, ना तो किसी हिंदू की बात कर रही है, ना मुस्लिम की, ना किसी जाति विशेष की, वो सर्वजन की बात कर रही है। इसलिए सर्वजन से मेरी अपील है कि अब 2024 का ये चुनाव है और पहला राउंड का 19 तारीख को वोटिंग होनी है। 19 तारीख से लेकर के और 4 जून तक, जब तक वो आए, जितने राउंड वो वोटिंग होगी, आप तमाम लोग, पूरे देश में BSP लड़ रही है, अकेले बल पे लड़ रही है। हाथी का निशान आपको अपने कंस्टिट्यूंसी में मिलेगा, मशीन पे हाथी का बटन दबाएं और एक ऐसी पार्टी को जो देश के संविधान को प्यार करती है, देश के संविधान अनुसार एक एक नागरिक को प्यार करती है, सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन देती है, उसको वोट करके देश की सत्ता में शासक बनाए, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, मुखर होकर बेबाक बहुजन समाज के मुद्दों पर बोलते हैं। और सोचिए, नेता वही चुनिए जो बहुजन समाज के लिए अपने हितों से ऊपर उठकर समाज के हितों के बारे में सोचता हो। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और BSP की जिस तरीके से लगातार रैलियां हो रही हैं, बहन जी का जो बेबाक भाषण है, वो पुराने अंदाज में वही सुप्रीमो मायावती जी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही है, जनता के मुद्दों को लगातार उठा रही हैं। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।